कोविड 19 को समझना एक लगातार बनी हुई वैश्विक चुनौती। कोविड 19 एक ऐसी बीमारी है जिसे अब हम अच्छी तरह जान गए हैं। ये SARS-CoV-2 नाम के वायरस से होती है। ये वायरस पहली बार 2019 के आखिर में और 2020 की शुरुआत में सामने आया था। ये तेजी से पूरी दुनिया में फैल गया। इससे ग्लोबल पैंडेमिक की स्थिति बन गई। वायरस की शुरुआत चाइना से हुई थी। इंडिया में पहला केस 30 जनवरी 2020 को कंफर्म हुआ। तब से यह हम सभी के लिए एक बड़ा हेल्थ कंसर्न बना हुआ है। इसके नेचर को समझना ही इससे असरदार तरीके से लड़ने का पहला कदम है। हम हर दिन इसके बारे में और सीख रहे हैं। कोविड 19 का शुरुआती इंपैक्ट बहुत बड़ा था। दुनिया भर के देशों ने लॉकडाउन्स लगाए। सख्त पाबंदियां हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन गई। लोग आजादी से घूम नहीं सकते थे और न ही सोशली मिल सकते थे। इससे इकोनॉमीज और सोसाइटीज में बड़ी रुकावटें आईं। इस चैलेंज का स्केल हाल के इतिहास में देखे गए किसी भी चीज से अलग था। इन बदलावों से कई जिंदगियां बुरी तरह प्रभावित हुईं। हमारी जानी पहचानी दुनिया काफी बदल गई। हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स पर जबरदस्त दबाव पड़ा। वे अपनी सीमाओं तक पहुंच गए। पैंडेमिक ने इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज के तौर पर हमारी सहन शक्ति की परीक्षा ली। यह समझना जरूरी है कि यह वायरस कैसे काम करता है। कोविड 19 मुख्य रूप से गले और फेफड़ों को इन्फेक्ट करता है। वायरस हमारे शरीर में नाक, आंखों या मुंह के जरिए घुसता है। हमारे हाथ अक्सर कैरियर्स का काम करते हैं। वायरस को इन एंट्री पॉइंट्स तक पहुंचाते हैं। ऐसा तब होता है जब हम कंटामिनेटेड सर्फेसेस को छूते हैं और फिर अपने चेहरे को छूते हैं। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स इसके फैलने का एक और बड़ा तरीका है। ये छोटी छोटी बूंदें तब निकलती हैं जब कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति खांसता, छींकता या बात भी करता है। किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के क्लोज कांटेक्ट में रहने से ट्रांसमिशन का खतरा काफी ब्याज जाता है। सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए इन तरीकों को जानना बहुत जरूरी है। पैंडेमिक के शुरुआती स्टेजेस में कई कॉमन सिम्टम्स पहचाने गए थे। बुखार कई लोगों के लिए एक प्राइमरी इंडिकेटर था। लगातार खांसी और बहुत ज्यादा थकान भी आम बात थी। कुछ लोगों को स्वाद या गंध का अजीब तरह से लॉस हुआ। सांस लेने में तकलीफ अक्सर बीमारी के ज्यादा सीवियर रूप का संकेत देती थी। हालांकि सिम्टम्स हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते थे। दिलचस्प बात यह है कि कुछ इंडिविजुअल्स में कोई सिम्टम्स नहीं दिखे। ठीक महसूस करने के बावजूद वे दूसरों में वायरस फैला सकते थे। इस एसिम्प्टोमेटिक स्प्रेड ने वायरस को कंट्रोल करना खासतौर पर मुश्किल बना दिया। इन्फेक्शंस की पहचान के लिए वाइड स्प्रेड टेस्टिंग एक जरूरी टूल बन गया। बदलता परिदृश्य, नए वेरिएंट्स और NB1 8.1 वायरसेस में समय के साथ बदलने की नेचुरल टेंडेंसी होती है। उनके जेनेटिक मटेरियल में इन छोटे बदलावों को म्यूटेशंस कहते हैं। जब कोई वायरस काफी म्यूटेशंस जमा कर लेता है तो इससे एक नया वर्जन बन सकता है। इन नए वर्जन्स को वेरिएंट्स कहा जाता है। कुछ वेरिएंट्स में नई कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। जैसे कोई वेरिएंट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ज्यादा आसानी से फैल सकता है। दूसरे वेरिएंट्स बीमारी की सेवेरिटी का अलग लेवल पैदा कर सकते हैं। वेरिएंट्स की ओमिक्रॉन फैमिली एक ऐसा ही ग्रुप है जो ग्लोबली मशहूर हुआ। साइंटिस्ट्स और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस इन बदलावों को ध्यान से ट्रैक करते हैं। इस ट्रैकिंग से वे पब्लिक हेल्थ एडवाइस को अकॉर्डिंगली अपडेट कर पाते हैं। एक नया सब वेरिएंट जिसका नाम NB1 8.1 है, हाल ही में सामने आया है। यह खास वेरिएंट ओमिक्रॉन लिनिएज का डिसेंडेंट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO फिलहाल इस पर करीब से मॉनिटरिंग कर रही है। इसे वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग या VUM के तौर पर डेजिग्नेट किया गया है। इस डेजिग्नेशन का मतलब है कि एक्सपर्ट्स ने इस वायरस में कुछ खास जेनेटिक बदलाव देखे हैं। वे अब पब्लिक हेल्थ पर इसके पोटेंशियल इंपैक्ट का एक्टिवली अध्ययन कर रहे हैं। इसमें यह समझना शामिल है कि यह ट्रांसमिशन रेट्स या बीमारी की सेवेरिटी को कैसे प्रभावित कर सकता है। किसी भी पैंडेमिक सिचुएशन को असरदार तरीके से मैनेज करने के लिए ऐसी मॉनिटरिंग एक स्टैंडर्ड और जरूरी हिस्सा है। NB1 8.1 के बारे में हम फिलहाल क्या समझते हैं? शुरुआती डेटा और ऑब्जर्वेशंस कुछ अर्ली इंसाइट्स देते हैं।
मौजूदा जानकारी बताती है कि यह पिछले वेरिएंट से ज्यादा सीवियर नहीं हो सकता है। असल में डॉक्टर्स ने कहा है कि यह कुछ दूसरे ओमिक्रॉन वेरिएंट्स की तुलना में कम सीवियर लगता है, लेकिन मेडिकल प्रोफेशनल्स द्वारा बताई गई एक मुख्य कैरेक्टरिस्टिक इसका तेजी से फैलना है। ऐसा लगता है कि यह लोगों के बीच बहुत तेजी से ट्रांसमिट होता है। NB1 8.1 से इन्फेक्टेड एक व्यक्ति कम समय में कई दूसरों को इन्फेक्ट कर सकता है। यह हाई ट्रांसमिसिबिलिटी पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। सावधानी पूर्वक ऑब्जर्वेशन और रिसर्च जारी है। यह याद रखना जरूरी है कि NB1 8.1 अकेला सर्कुलेटिंग वेरिएंट नहीं है। कई दूसरे वेरिएंट्स भी केसेस में मौजूदा बढ़ोतरी में योगदान दे रहे हैं, जैसे JN.1 फिलहाल इंडिया में डोमिनेंट स्ट्रेन है। यह हाल के कोविड-19 केसेस का लगभग 53% है। दूसरे वेरिएंट्स जैसे LF7 और XFG भी मौजूद हैं। WHO LF7 को भी वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग के तौर पर मॉनिटर कर रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR का कहना है कि मौजूदा सर्ज ओमिक्रॉन सब वेरिएंट्स की वजह से है। अहम बात यह है कि इन नए वेरिएंट्स से होने वाले ज्यादातर इन्फेक्शंस माइल्ड लगते हैं, फेटालिटी रेट्स कम है और वे आमतौर पर वाइड स्प्रेड सीवियर बीमारी का कारण नहीं बन रहे हैं। लक्षणों को पहचानना और बचाव का अभ्यास। इन नए कोविड-19 वेरिएंट्स से जुड़े सिम्टम्स काफी ब्रॉड हो सकते हैं। वायरस की चपेट में आने वाले कई इंडिविजुअल्स लगातार खांसी होने की रिपोर्ट करते हैं। गले में खराश पेशेंट्स के बीच एक और बहुत आम शिकायत है। बहुत ज्यादा थकान और बार बार होने वाले सिरदर्द का भी अक्सर जिक्र होता है। कुछ लोगों को भूख में काफी कमी महसूस होती है। कुछ केसेस में इंडिविजुअल्स को ब्लर्ड विजन या नोजिया जैसा महसूस हो सकता है। रिपोर्ट किया गया एक और सिम्टम है ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, जिसे अक्सर ब्रेन फॉग कहा जाता है। ये सिम्टम्स भले ही माइल्ड हों, किसी व्यक्ति की डेली लाइफ और वेल बीइंग को काफी प्रभावित कर सकते हैं। कुछ खास साइंस NB1 8.1 वेरिएंट से ज्यादा करीब से जुड़े हुए हैं। NB1 8.1 से इन्फेक्टेड पेशेंट्स को ऑब्जर्व कर रहे डॉक्टर्स ने लॉन्ग टर्म लो ग्रेड हाइपरथर्मिया के मामले देखे हैं। यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें शरीर का टेम्परेचर हल्का बढ़ा रहता है, बुखार जैसी स्थिति, लेकिन हाई टेम्परेचर रीडिंग के बिना। यह सेंसेशन कुछ इंडिविजुअल्स के लिए लंबे समय तक बना रह सकता है। रिपोर्ट किए गए अन्य माइल्ड सिम्टम्स में कई तरह के गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इश्यूज शामिल हैं। लो ग्रेड फीवर भी हो सकता है। हालांकि ये सिम्टम्स मामूली लग सकते हैं, इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। तुरंत अटेंशन और एडवाइस लेना हमेशा जरूरी होता है। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स मौजूदा स्थिति के बारे में साफ एडवाइस देते हैं। वे लगातार विजिलेंस की जरूरत पर जोर देते हैं, लेकिन वाइड स्प्रेड पैनिक की नहीं। यह सच है कि NB1 8.1 समेत नए वेरिएंट्स बहुत तेजी से फैल सकते हैं। इस रैपिड ट्रांसमिशन का मतलब है कि कम समय में ज्यादा लोग बीमार पड़ सकते हैं। हालांकि यह भी देखा गया है कि इन मौजूदा स्ट्रेन से सीवियर बीमारी कम आम है। पॉपुलेशन के वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए स्पेशल केयर और एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस की पुरजोर सलाह दी जाती है। इसमें बहुत छोटे बच्चे, बुजुर्ग और पहले से मौजूद हेल्थ कंडीशंस वाले इंडिविजुअल्स शामिल हैं, क्योंकि उन्हें ज्यादा रिस्क होता है। साधारण बचाव के तरीके हमारे सबसे जरूरी टूल्स बने हुए हैं। याद रखें, अपने हाथों को साबुन और पानी से बार बार और अच्छी तरह धोएं। हर हैंड वॉशिंग सेशन कम से कम 20 सेकंड का होना चाहिए। मास्क पहनना एडवाइजेबल है, खासकर जब आप भीड़-भाड़ वाली इंडोर जगहों पर हों। जब भी मुमकिन हो, दूसरे लोगों से सेफ सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की कोशिश करें। अगर आप में कोविड-19 से जुड़े कोई भी सिम्टम्स दिखने लगे, तो जल्दी टेस्ट करवाना जरूरी है। अगर आपका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आता है, तो आपको तुरंत खुद को आइसोलेट कर लेना चाहिए। इससे दूसरों की सुरक्षा होती है और कम्युनिटी में वायरस के फैलाव को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। आगे का रास्ता, सतर्कता और सामूहिक प्रतिक्रिया। 4 जून 2025 तक
इंडिया में कोविड-19 केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। नेशनल लेवल पर वायरस के फिलहाल 4,302 एक्टिव केसेस हैं। सिर्फ पिछले 24 घंटों में देश भर में लगभग 300 नए इन्फेक्शंस रिपोर्ट किए गए हैं। दुख की बात है कि इसी दौरान कोविड-19 से जुड़ी 7 मौतें हुई। स्पेसिफिक स्टेट्स को देखें तो केरला में फिलहाल सबसे ज्यादा 1,373 एक्टिव केसेस हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में भी काफी केस नंबर्स रिपोर्ट हो रहे हैं। यह स्थिति सभी स्टेट्स और टेरिटोरीज में लगातार विजिलेंस और पब्लिक हेल्थ मेजर्स के पालन की जरूरत को रेखांकित करती है। इस बढ़ोतरी के जवाब में विभिन्न लेवल्स पर सरकारें प्रोएक्टिव कदम उठा रही हैं। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि हेल्थ फैसिलिटीज पूरी तरह से तैयार हो। इस तैयारी में हॉस्पिटल बेड्स की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करना शामिल है। इसका मतलब मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाईज की अवेलेबिलिटी चेक करना भी है। एंटीबायोटिक्स और दूसरी जरूरी दवाओं के स्टॉक्स को सावधानी से मैनेज किया जा रहा है। कई हॉस्पिटल्स मॉक ड्रिल्स कर रहे हैं। ये ड्रिल्स पेशेंट नंबर्स में किसी भी पोटेंशियल सर्ज से निपटने के लिए उनकी रेडीनेस को टेस्ट करने के लिए डिजाइन की गई है। इन कोऑर्डिनेटेड मेजर्स का मकसद बदलती स्थिति को असरदार ढंग से मैनेज करना और पब्लिक हेल्थ की रक्षा करना है। वैक्सीनेशन कोविड-19 के खिलाफ हमारे बचाव में एक कॉर्नरस्टोन बना हुआ। यह सच है कि पिछली वैक्सीन्स कुछ नए वेरिएंट्स से इन्फेक्शन को पूरी तरह से नहीं रोक सकती है, लेकिन अगर कोई इन्फेक्टेड हो भी जाता है तो वे आम तौर पर सिम्टम्स की सेवेरिटी को कम करने में अहम भूमिका निभाती है। यह समझना भी जरूरी है कि इम्यूनिटी चाहे पिछली वैक्सीनेशन से हो या पिछले इन्फेक्शन से समय के साथ कम हो सकती है। इसलिए प्रोटेक्शन बनाए रखने के लिए बूस्टर डोसेज बहुत जरूरी है। हेल्थ अथॉरिटीज खास तौर पर हाई रिस्क इंडिविजुअल्स के लिए बूस्टर शॉट्स लेने का आग्रह करती हैं। रिकमेंडेड वैक्सीनेशंस के साथ अपडेटेड रहना न सिर्फ पर्सनल प्रोटेक्शन को मजबूत करता है बल्कि कम्युनिटी रेजिलियंस को भी। कोविड-19 को मैनेज करने के आगे के रास्ते में हमारी लगातार देखरेख और ध्यान की जरूरत है। हेल्थ ऑफिशियल्स सलाह देते हैं कि इस स्टेज पर वाइड स्प्रेड पैनिक की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यह जरूरी है कि हम सब सतर्क रहें और जिम्मेदारी से काम करें। पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज द्वारा दी गई एडवाइस का पालन करना बहुत जरूरी है। ऑफिसेज में काम करने वालों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना और मास्क पहनना समझदारी भरे प्रिकॉशंस हैं। जनरल हेल्थ प्रैक्टिसेस भी एक भूमिका निभाते हैं। बैलेंस्ड डाइट खाना, हेवीली प्रोसेस्ड फूड से बचना और अच्छी तरह हाइड्रेटेड रहना फायदेमंद है। विटामिन सी से भरपूर फल खाना भी आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट कर सकता है। हमारा सामूहिक प्रयास इस जारी चैलेंज से निपटने में हमारी मदद करेगा।